महाराष्ट्र में झारखंड में मतदान जारी है। झारखंड में मतदान कुछ ही वक्त में खत्म होने वाला है और महाराष्ट्र में भी लगातार लंबी कतारें वोटर्स की दिखी हैं। बड़े बड़े दिग्गजों ने अपना वोट कास्ट किया। सलमान खान कुछ ही वक्त पहले भारी सुरक्षा के बीच अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि महाराष्ट्र में झारखंड की तुलना में वोटिंग परसेंटेज में थोड़ी कमी दिख रही है। 3 बजे का जो अब तक का आंकड़ा सामने आया उसके मुताबिक 40% वोटिंग हुई है और महाराष्ट्र में आखिरी घंटे की वोटिंग जारी। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग चल रही है। कड़े इंतजाम किए गए सुरक्षा को लेकर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, महाराष्ट्र में दरअसल वोटिंग टाइम 7 बजे से लेकर 6 बजे तक का है और झारखंड में शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। यानी महाराष्ट्र में वोटिंग का ये आखिरी घंटा होगा और इस आखिरी 1 घंटे तक जो भी लोग वोटिंग सेंटर के परिसर तक पहुंचेंगे, लाइन में लगे होंगे, उनको वोट कास्ट करने की इजाजत होगी। हालांकि झारखंड में अब कुछ ही वक्त में वोटिंग समाप्त हो रही है। ये बड़ी और अहम खबर, महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। कई बड़े दिग्गजों की साख इस चुनाव में दांव पर है। ये बड़ी जानकारी, महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग चल रही है और 5 बजे से 6 बजे तक का जो वक्त है, ये आखिरी घंटे की वोटिंग अब। और आप देख सकते हैं किस तरह से दिव्यांग बुजुर्ग जो हैं वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। लंबी लंबी लाइनें दिखी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में शहरी मतदाता जो है उसमें जागरूकता की कमी दिखी, जो हर बार हर चुनाव में दिखता है। ग्रामीण वोटर्स ज्यादा जागरूक दिखते हैं वोटिंग के मामले को लेकर और यही तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र में भी दिखी है। तस्वीर आप देख रहे हैं बड़े दिग्गजों के वोटिंग की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो खुद उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और इसी तरह से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कि नागपुर सीट से, साउथ वेस्ट सीट से उम्मीदवार हैं, उन्होंने वोट कास्ट किया। बारामती से उम्मीदवार अजित पवार अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे ने वोट डाला। उनके बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली से उम्मीदवार हैं। नितिन गडकरी नागपुर से सांसद, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अपना मतदान किया और इसी तरह से पीयूष गोयल जो कि सांसद हैं मुंबई से, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। बीजेपी के नेता, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है। चंद्रशेखर बावनकुले, एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार, नाना पटोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा ने भी अपना वोट यहां कास्ट किया। सलमान खान अभी कुछ वक्त पहले वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। बड़ी खबर अब झारखंड से जुड़ी है। झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। सेकेंड फेज में 38 सीटों पर मतदान हुआ। अब कतार में लगे मतदाता ही वोट कर पाएंगे। दरअसल झारखंड में 5 बजे तक ही वोटिंग थी और 5 बजने के साथ ही अब वो वोटर जो लाइन में लगे हुए हैं वही वोट करेंगे और जहां पर लाइन नहीं है वहां अब ईवीएम को सील किया जाएगा। स्ट्रांग रूम पहुंचाने की तैयारी की जाएगी। सभी जो पोलिंग एजेंट्स है पोलिंग पार्टियों के, उनको बाकायदा पूरी जानकारी दी जाएगी, आंकड़ा दिया जाएगा, ईवीएम नंबर बताया जाएगा, किस ईवीएम में कितने वोट पड़े हैं, ये पूरी जानकारी उनको दी जाएगी, मेंशन कराया जाएगा और उसके बाद ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड में सेकेंड फेज का इलेक्शन इसी के साथ समाप्ति की ओर। अब वही लोग मतदान कर पाएंगे जो इस समय लाइन में लगे हुए हैं। झारखंड में दरअसल वोटिंग के लिए वक्त 5 बजे तक का ही था और खुद हेमंत सोरेन बरहेट से जो कि उम्मीदवार हैं, उनकी किस्मत भी सेकंड फेज में दांव पर लगी हुई है। बीजेपी के दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी, जामताड़ा से 2 बड़े दिग्गज इरफान अंसारी और सीता सोरेन की लड़ाई। झारखंड में भी 2 गठबंधनों की लड़ाई है। दोनों ही राज्यों में ये पूरी तरह से अलायंस वर्सेस अलायंस यानी कि गठबंधनों की सियासी लड़ाई दिख रही है और झारखंड में अब कतार में लगे मतदाता ही वोट कर पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में दरअसल मतदान का वक्त 5 बजे तक का ही था जैसा हमने आपको बताया और मुंबई में, महाराष्ट्र में दरअसल पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग का वक्त 6 बजे तक के लिए तय किया गया था। झारखंड में इसी के साथ औपचारिक तौर से मतदान कुछ जगहों पर अब खत्म होने की तस्वीरें भी अब सामने आने लगेंगी और महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से फिल्मी दिग्गजों ने, सितारों ने वोट कास्ट किया। जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख जो कि अपने भाई के लिए प्रचार प्रसार में भी इस बार काफी जुटे रहे। कार्तिक आर्यन भी इसी तरह से वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के साथ ही अक्षय कुमार ने लोगों को भी जागरूक किया। राजकुमार राव, कबीर खान और अली फजल, सोनू सूद, फरहान अख्तर, निकिता दत्ता, फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई और अशोक पंडित ने भी अपना वोट कास्ट किया। लोगों से भी यही गुजारिश की कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र में 1 घंटे का वोटिंग अभी बाकी है
और हमारी भी गुजारिश है आपसे कि अगर आप इन वोटिंग वाले क्षेत्रों के, विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता हैं तो अपना वोट कास्ट करिए। सबसे अहम न सिर्फ महाराष्ट्र झारखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की लड़ाई भी उतनी ही अहम है, जहां 9 सीटों पर आज वोटिंग हुई और खूब बवाल की तस्वीरें भी दिखी। खास करके जो सीसामऊ की सीट है कानपुर की, वहां इस तरह का बवाल वाला नजारा दिखा। खैर की तस्वीर आप देख रहे हैं, अलीगढ़ की ये सीट है, विधायक के सांसद बनने से खाली हुई। कुंदर की मुरादाबाद की सीट विधायक के सांसद बनने से खाली हुई। गाजियाबाद की सीट विधायक के सांसद बनने से खाली हुई। फूलपुर की सीट जो है वो प्रयागराज की है दरअसल ये सीट, और मीरापुर की सीट मुजफ्फरपुर की माफ कीजिए मुजफ्फरनगर की सीट है, और यहां पर भी अरवली के विधायक थे, वो सांसद बनी, सीट खाली हुई। सीसामऊ की सीट, यहां पर विधायकी गई इरफान सोलंकी की, इस वजह से यहां चुनाव हो रहा है। और सबसे ज्यादा बवाल जो है अक्रॉस द स्टेट्स अगर आप देखें, सबसे ज्यादा विवादित तस्वीरें सीसामऊ से ही सामने आई। करहल, जहां अखिलेश यादव अब सांसद बन गए हैं, उनकी सीट है ये। कटेरी इसी तरह से अंबेडकर नगर की सीट है, यहां से लालजी वर्मा विधायक हुआ करते थे, सांसद बन गए। और मझवा इसी तरह से मिर्जापुर की सीट है, यहां पर भी विधायक के सांसद बनने से सीट खाली हुई है। कुल 9 सीटें, और इन 9 सीटों पर बेहद अहम लड़ाई। खुद बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, और कांग्रेस के साथ गठबंधन जरूर था, लेकिन इसके बावजूद सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने ही कॉन्टेस्ट किया। और बड़े दिग्गजों की जो सीटें आप देख रहे हैं किस तरह से, मुंबई की तस्वीरें जहां अक्षय कुमार समेत फिल्मी सितारे वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। महाराष्ट्र की ठाणे सीट, यहां पर सुबह से ही मतदाताओं में एक अलग जागरूकता दिखी। बारामती, जहां पवार फैमिली की सियासी लेगेसी जो है वो 2 अलग अलग गुटों में बटी है, और उसके लिए भी ये दोनों गुटों के लिए परीक्षा है कि पवार का जो पावर है पॉलिटिक्स में, वो क्या शरद पवार के साथ बरकरार रहेगा जैसा कि लोकसभा चुनाव में दिखा, या फिर उसमें अजित पवार, जो कि पूरा सियासी मैनेजमेंट एक लंबे वक्त तक शरद पवार के लिए करते रहे, उसमें वो सेंधमारी कर पाएंगे। और इसी पर, इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करा दे, मुकेश त्यागी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ही वक्त में हमें ज्वाइन करेंगे। दीपक झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर सीमा मलिक, प्रवक्ता एनसीपी के, हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। राकेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परविंदर सेठी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में है। शैलेंद्र दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, और हर्ष सिंह दहिया जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ ही वक्त में हमें राकेश शुक्ला जी भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन हर्ष जी, सबसे अहम सवाल यही, क्या मायने होंगे जो भी नतीजे रहते हैं, और इस इलेक्शन में एक सियासी लेगेसी वाली लड़ाई भी दिख रही है। एक तरफ बाला साहेब ठाकरे की सियासी लेगेसी, और दूसरी तरफ पवार फैमिली की लेगेसी। आयुष जी, आज ही सवेरे मैं किसी से बात कर रहा था और बात हो रही थी उद्धव ठाकरे ग्रुप और शिंदे ग्रुप की। देखिए, आज से कुछ समय पहले तक हमें यह लग रहा था कि हो सकता है उद्धव ठाकरे का ज्यादा वर्चस्व हो महाराष्ट्र में शिंदे ग्रुप के ऊपर, लेकिन जितने भी लोगों से ऑन ग्राउंड आज मेरी बात हुई है, यही सुनने को मिल रहा है कि शिंदे ग्रुप उद्धव ठाकरे ग्रुप को ओवरशैडो करने वाला है। तो जो ये लाडली बहना योजना महाराष्ट्र में चलाई गई शिंदे जी की तरफ से, और अपना फडणवीस जी की तरफ से, और अजीत पवार जी की तरफ से, जो ये महायुति गठबंधन था, उसका देखिए कहीं ना कहीं प्रभाव हमें ऑन ग्राउंड दिख रहा है। और लग रहा है कि भाजपा की और महायुति की बहुत ही अच्छी एक परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में रहने वाली है। और साथ ही इसमें एक और ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे जो छोटी पार्टीज है, मनसे जैसी छोटी पार्टी, उनका भी लग रहा है कि 2-3 सीटों पे उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है। जैसे पंडरापुर की सीट हो गई, फिर क्या कहते हैं जो अमित ठाकरे जी सीट से खड़े हैं महिम से, फिर शिवड़ी हो गई। ये 3 सीट ऐसी हैं जिसमें लग रहा है कि मनसे भी काफी एक अच्छा सीटें ले जा सकती है, और वो भी अंततः महायुति को ही सपोर्ट करेगी। लेकिन परविंदर जी, अगर योजनाओं का फायदा है तो क्या इस तरह की योजनाएं, जो कि लाड़की बहना योजना जो कहा जा रहा है महाराष्ट्र में शिंदे गुट के लिए, बीजेपी के लिए काम कर सकती है, उस तरह की योजना, क्या मैया सम्मान योजना जो है वो झारखंड में फिर सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस के लिए काम नहीं करेगी? नहीं, देखिए, जो योजनाएं हैं वो तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ जो पार्टी जैसे क्षेत्रीय पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, शिवसेना है, और शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। उसके बाद जो हम सब ने देखा कि किस प्रकार से उस पार्टी को तोड़ा गया, और उस जो क्षेत्रीय पार्टी हैं और जो योजनाएं हैं, उनके साथ साथ उन पार्टियों का अपना जो रिपोर्ट कार्ड है, जो उन्होंने काम करा है और जो उन्होंने वादे करे हैं, और उस वादे करने के बाद उसके ऊपर कितने पूरे उतरे हैं। देखिए, जो भी पार्टी चुनाव में आती है, जो सत्ता पक्ष के अंदर है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है,
और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार के ऊपर जनता फैसला करती है कि हमने किस किस पार्टी को जो है मैंडेट देना क्या है। क्या महाराष्ट्र में 2.5 साल वाला जो लगभग कमोबेश रहा है वो रिपोर्ट कार्ड कंपैरिजन जनता कर रही है, या फिर चुनाव के दौर में जो मुद्दे गूंजे हैं, एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे कटेंगे, या भ्रष्टाचार का मुद्दा हाल के दिन में जो दिखा वो भी हावी दिखा है आपको? नहीं, देखिए आप बात समझिए, जो महाराष्ट्र का चुनाव है ये नेक टू नेक फाइट है। इस समय वहां पे जिस प्रकार से एनसीपी है और शिवसेना है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का तो इतना नहीं मैं कह सकता, लेकिन शिवसेना जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है वो ग्राउंड रूट के साथ जुड़ी हुई है और बहुत समय से उनकी एक गुडविल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है और लेकिन नेक टू नेक फाइट है। इसका आंकलन करना या आप ये कहें कि जी किसकी जीत होगी ये तय है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मैं जीतने वाला तो पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ मुद्दे क्या हावी रहे, आपको क्या लग रहा है? इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा। आप देखिए, मैं दर्शकों को भी बता दूं और ये मेरा प्रेडिक्शन है, कोई भी बहुत ज्यादा आप सरप्राइज मत होइएगा कि अगर कोई भी जैसे महायुति भी, अगर वैसे तो देखिए क्या कहते हैं पूर्ण बहुमत मिल रही है महायुति को, जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत से थोड़ा रह भी जाते हैं तो डोंट बी सरप्राइज कि शरद पवार महायुति को समर्थन दे दें। और ऐसा ये दूसरी साइड से नहीं हो सकता कि अजित पवार उधर चले जाएं? बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि अजीत पवार अब शिफ्ट करेंगे कि उनकी एक्सेप्टेंस वहां पे होगी, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा चांसेस लगते हैं कि शरद पवार वापस ये शरद पवार महायुति को समर्थन। ठीक है शैलेंद्र जी, कितना एक्सेप्टेंस अजित पवार का इधर दिखा है? खास करके मुद्दों को लेकर बीजेपी की कोशिश थी कि जो एक है सेफ है का नारा आगे बढ़ाएं, उस पर अजित पवार की उतनी सहभागिता नहीं दिखी। देखिए, जहाँ तक प्रश्न अजीत पवार का है तो उनकी जो छवि है वो उतनी एक्सेप्टेंस वाली नहीं है तुलनात्मक जो है एकनाथ शिंदे के जो। हाँ, अब ठीक है, वो फैसला ले लिया है तो जाहिर सी बात है उसका जो बेनिफिट असेसमेंट किया गया था लोकसभा चुनाव में वो नहीं ग्राउंड पे दिखा। सिर्फ एक सीट आई उनको, और शिंदे गुट या अजीत पवार गुट नाम का वो कुछ नहीं है। एक शिवसेना है और एक जो एनसीपी है। गुट जो है शिवसेना यूवीटी है और शिवसेना शरद पवार है, दो वो ओरिजिनल पार्टियां हैं, ठीक है ना, जो चुनाव आयोग प्रमाणित जिनको करता है। प्रश्न ये उठता है कि अजीत पवार के साथ रहने से कितना लाभ मिलेगा या नुकसान होगा। तो अजीत पवार जो है सबसे कम सीटों पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा ये है कि अगर लोकसभा चुनाव में जो मतदाताओं का जो डिफरेंस था दोनों अलायंस के बीच में, वो बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस था, और उसमें जो मेजर फैक्टर जो रहा था उस समय वो एक तो सिंपैथी थी, और कहीं ना कहीं जो दो बड़े स्टेट थे लोकसभा चुनाव में, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो या महाराष्ट्र रहा हो, तो उस पर जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल जो चैलेंजेस थे जो बीजेपी के अपने जो वो उनका भी एक मेजर जो इम्पैक्ट था वो कहीं ना कहीं इन दो राज्यों में दिखाई दिया था। लेकिन इस बारी ग्राउंड रिपोर्ट्स ये है कि आरएसएस भी पूरी तरह से जो है मतलब साथ है महाराष्ट्र में, और बीजेपी का संगठन भी लगा हुआ है। तो कोई बड़ा सरप्राइजिंग नहीं है। हरियाणा चुनाव में भी मेरा प्रोजेक्शन ये था तमाम टेलीविजन पे जो है एकदम उलट कि हो सकता है कि मतलब बीजेपी जो है वहाँ पे जो है पावर गेन करे, और वो हुआ भी। तो मेरा ये मानना है कि अगर जो है ठीक से लोगों को जो समझ में आया तो हो सकता है कि बीजेपी अपनी पुरानी परफॉर्मेंस से बहुत आगे चली जाए। मे बी बीजेपी में भी 135 और 140 ये भी हो सकता है। तो ये बड़ा जो सरप्राइजिंग होगा आज तक जो है उसके हिस्ट्री में, क्योंकि एक तमाम लंबे तो ये तो 40 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूं, अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है। बहरहाल देखेंगे इस पर। लेकिन मुकेश जी, क्या ये चुनाव ये तय करेगा कि जो विपक्ष ने नारा दिया था लोकसभा चुनाव में, संविधान का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा, उसके बरक्ष जो बीजेपी ने उठाया, एक है तो सेफ है बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा, क्या इसकी अग्नि परीक्षा भी है ये चुनाव? मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत जटिल चुनाव है और इसको समग्रता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहतर रहेगा। चुनाव के नारे जो है एक प्रकार से कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं कि एक दिशा की और आपको वोटर्स को। अब आप ये देखिए कि 2019 से यहाँ पर 3 बार तो सरकार बदली, 4 मुख्यमंत्री, 4 उप मुख्यमंत्री बने, 3 मुख्यमंत्री बने। 2019 से लगातार यहाँ पे अनस्टेबिलिटी का माहौल बना रहा है। महाराष्ट्र जो है एक बहुत बड़ा व्यापक राष्ट्र प्रांत है और यहाँ पर आर्थिक उन्नति जो है भारत के लिए बहुत आवश्यक है, और यहाँ के बहुत मैच्योर वोटर्स हैं, उन्होंने काफी दुनिया देखी है।
तो अब वोटर्स ये देख के समझ रहे हैं कि वो हर एक को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, चाहे वो जात का हो, किसी बात का हो, लेकिन उसके हृदय में एक केंद्र बिंदु ये रहता है कि हमको एक ऐसी स्थिर सरकार के वातावरण में काम करें जहां पर विकास हो सके। तो ये जो एक है, सेफ है और कटेंगे तो बटेंगे, तो ये तो एक प्रकार का मैं समझता हूँ कि एक संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी ने उसके, लेकिन पीछे पृष्ठभूमि देखिए उनका लगातार काम करना, भारत की आज पांचवी आर्थिक सबसे बड़ी शक्ति बनना, विकास की तमाम नीतियां करना, और जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे ने जब चीरफाड़ हुआ था, लोगों ने कहा कि उद्धव ठाकरे को जो है कोई परास्त नहीं कर सकता, वो ही दत्तक पुत्र है और उनकी ही वर्चस्व है। लेकिन जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, जबकि हमारे अगेंस्ट हैंडविंड्स थी, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और लोगों के सामने आज ये आ गया है कि बाला साहेब जो है एक सोच है, एक विचार है, ये नहीं कि आप पिता पुत्र का लाभ उठा करके आप कुछ भी कर सकते हैं। किस प्रकार से उन्होंने यू टर्न लिया, मैं समझता हूँ महाभारत ठीक है मुकेश जी, लेकिन दो सवाल। एक तो जिन मुद्दों का आपने उपलब्धियों के तौर पर जिक्र किया, वो उपलब्धियां तो आपकी लोकसभा इलेक्शन के पहले भी थी। उन उपलब्धियों के बावजूद अगर एक है तो सेफ है का नारा आप लोग लेकर गए, तो उसके पीछे कारण ये माना गया कि जो वोटों में बिखरा हुआ, खास करके आपका जो अपना वोट बैंक था, दलित वोट बैंक या ओबीसी वोट बैंक जो आपसे जुड़ा था, और कांग्रेस के आरक्षण वाले, संविधान वाले मुद्दे पर जो आपसे बिखरा, उसको वापस लेने के लिए नारा ले आया गया। क्या उसकी परीक्षा, फिर से मैं पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, आरक्षण का जो इनका मुद्दा था, जिस तरह से राहुल गांधी जी लाल किताब लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन की कोरी किताब लेकर के घूम रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पे जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसका उत्तर जो है हरियाणा के चुनाव ने बिल्कुल उनके मुंह पर फेंक के मारा है, और ये कर दिया कि ये आपकी इस प्रकार की जो जातीय जनगणना की कॉन्स्पिरेसी है, संविधान को लेकर के आप संविधान खतरे में। पहले तो मुझे आप बताइए कौन सा संवैधानिक खतरा आज तक महसूस किया? सब खुल करके बोल रहे हैं, किस प्रकार से नौमानी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान वोट देंगे तो हम उनको जो है किस प्रकार की सजा देंगे, किस प्रकार से जो है गुलाम अहमद मीर बोल रहे हैं कि हम इन्फिल्ट्रेटर्स को दे रहे हैं, फिर उसके बाद के साथ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ की जमहूरियत खतरे में है। तो इस प्रकार की बातें पब्लिक के सामने आ गई। हरियाणा का चुनाव उसको इशारा करता है, और उसका पूरा प्रभाव मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के चुनाव पर पड़ने वाला है। ठीक है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति राहुल गांधी जी ने खोली है, वो उसका पोल खुल गया है। दीपक जी, इस पर जवाब दीजिएगा। खास करके जो नौमानी वाला मुद्दा था, उसे कांग्रेस ने खारिज नहीं किया। क्या तुष्टीकरण वाला जो मुद्दा था वो हावी हो सकता है इस इलेक्शन में, ये कांग्रेस को लग रहा है? देखिए, आयुष देश खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है महाराष्ट्र में। किस तरीके से तावड़े ने तड़ातड़ नोट बांट रहे थे, देखा आपने पूरे देश में। तो इस पे तो मुकेश त्यागी भाग जाते हैं महाराष्ट्र से, पता नहीं, और इनको ये भी नहीं पता महाराष्ट्र एक राज्य है, प्रांत है, स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, छोड़िए। तो स्लिप ऑफ टंग इनके बहुत होते हैं। देखिए, इनका करेक्टर ही है भाजपाइयों का कि इनके स्लिप ऑफ टंग हो जाते हैं, बोल के चले जाते हैं। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी ठीक है त्यागी जी, आपस में नहीं चर्चा करेंगे, बारी बारी से बोलेंगे। हाँ। आयुष जी जो इनका नारा था बटेंगे तो कटेंगे, तो भाजपा तो बट गई। अब जनता अपने वोटों से इनको काट के साफ कर देगी। बटी कैसे? योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं और वहां पे अजीत पवार इनके सहयोगी हैं, वो कहते हैं हमसे इसको लेना देना नहीं है। अशोक चौहान कहते हैं हमको इस बयान से लेना देना नहीं है। एक कितना आप देख सकते हैं, दो भाजपा के सहयोगी और भाजपा वैचारिक मतभेद तो आपके अलायंस में भी है ना दीपक जी? जैसे सावरकर को शिवसेना यूबीटी चाहेगी कि भारत रत्न दे दे, आप नहीं कहेंगे, आप उनको कुछ और तमगा देना चाहते हैं, तो ये मतभेद तो दोनों तरफ दिखता है। आयुष भाई, आप अपने सेंटीमेंट मत दीजिए। आप नहीं, मैं सेंटीमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं आपके काउंटर अटैक को एक और मुद्दा दे रहा हूं कि ये मतभेद आपके यहाँ भी दिख रहा है। दीपक जी बिल्कुल, आपको तटस्थ रह के इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई, भाजपा से आप सवाल करें कि भाई आपके यहाँ भी तो मतभेद है, आप भी तो कट रहे हैं। तो अब आप ये बताइए एकता कहाँ है? भाजपा में एकता नहीं है। देश 70 सालों से तरक्की के रास्ते पे जा रहा था, अचानक से भाजपा आई और देश को डराने का काम करी। भाई पिछले 10 सालों में सेफ था, कौन घुसपैठिया गया? अमित शाह जी का बयान था मुंबई में कि हम रोहिंग्याओं को निकाल देंगे। तो भाई आपके 2.5 साल से वहां सरकार चल रही थी, तो आप अभी तक क्यों नहीं निकाले? दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हम तिरंगा लहराएंगे पाकिस्तान में। अरे भाई, 56 इंची सरकार दिल्ली में है, आपके कई राज्यों में आपकी सरकारें हैं, तो आप क्या पाकिस्तान में तिरंगा नहीं लहरा सकते? अभी महाराष्ट्र ही चाहिए, महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाना है पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू मुसलमान, रोहिंग्या, जब तक भाजपा अपने नहीं लाती, तब तक इनका चुनावी कोटा पूरा नहीं होता। ठीक है, क्या जो हरियाणा से सबक कांग्रेस ने लिया वो महाराष्ट्र में काम करेगा उसके लिए? क्योंकि एक ऐसा राज्य हरियाणा देखा जा रहा था जहां कांग्रेस को एज था, बल्कि महाराष्ट्र में देखा जा रहा है जहां एक काउंटर लड़ाई दिख रही है, कांटे की लड़ाई दिख रही है। दीपक जी,
देखिए, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहूंगा, एक राज्य हारे या एक राज्य जीते, लेकिन तंत्र भाजपा का है। लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, लोकतंत्र को बिगाड़ रहे हैं। तो भाजपा जो ठीक है। तंत्र का इस्तेमाल कर रही है, ठीक ठीक तो ठीक सिस्टम मेरे को पास थोड़ा सा इन्होंने वक्त कम destroy किया है, इस पर आगे और सिस्टम चर्चा को करेंगे, बाकी तोड़ मेहमानों से के भी एक एक चुनाव बार जीतने रिएक्शन हो का जाए। प्रयास कर डॉक्टर रहे हैं। सीमा मलिक, तो वो हरियाणा में क्या ये हुआ है। पवार की सियासी पावर की भी एक टेस्ट वाली लड़ाई दिख रही है? देखिए, जिसे पवार लोकसभा साहब में के उन्होंने पावर के जीता है, बारे कहना में होगा। सबको पता है। हाँ। और किसी को मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा नेता कोई है महाराष्ट्र में या पूरे देश में, हम्म जिनको कि मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते हैं। और देखिए, ये इलेक्शन जो है, ये अगर ये जीत रहे होते, जैसा कि मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बोल रहे हैं कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं, अगर वो जीत रहे होते तो इस तरह से खुलेआम वहां पर नोट नहीं बांटते। इस तरह से खुलेआम ऐसे जो ये नारे हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारे नहीं लगाते। जो उनको उनके अलायंस ने ही खुद उसको क्रिटिसाइज किया है कि जिस तरह के चाहे वो अजीत दादा पवार हो, चाहे वो पूनम महाजन हो, और या और भी जो लोग हैं, अशोक चौहान है, बहुत सारे लोग हैं जो इन नारों को एक्सेप्ट नहीं करते। उस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पर चलेगी नहीं। देखिए, आज जो वोटिंग हुई है वो टोटली जो लोकल इश्यूज हैं वो उन पे हुई है। देखिए, जिस तरह से आज यहाँ का फार्मर परेशान है, सबको उनके यहाँ की वोटिंग हुई है सोयाबीन और कपास के प्राइस के ऊपर। यहाँ की वोटिंग हुई है, जिस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर फैला हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं। और आज सेकंड है एनसीआरबी के डेटा आप देखिए, सेकंड है ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। ठीक है। और देखिए, बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर हैं जो आज अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस तरह से यहाँ गुजरात से जो प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र से जो मैं लौटता हूँ सीमा जी, डॉक्टर सीमा मैं गुजरात में आता हूँ गए, बस, वो लेकिन भी राकेश सर बहुत जिसका जिक्र है। किया डॉक्टर सीमा ने, और तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार सितारे जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं डॉक्टर सीमा आता हूं, आपके पास आता हूं, लेकिन राकेश सर सवाल जो मेरा आपसे था, यूपी में भी और महाराष्ट्र में भी विपक्षी अलायंस ने लोकलाइज इलेक्शन लड़ा, लोकसभा चुनाव में उसका फायदा मिला। क्या यही रणनीति विधानसभा चुनाव में भी दिख रही है और कितनी कारगर हो सकती है, किन मुद्दों पर? आयुष जी, दोनों जगह की स्थितियां अलग हैं। यदि हम यूपी की बात करें तो यूपी में अखिलेश जी के सामने एक चुनौती है और योगी जी की अग्नि परीक्षा है। चुनौती इसलिए है कि सबसे ज्यादा सीटें जो है अखिलेश जी की हैं, वो एक अपनी सीटें वापस लाते हैं, तो मुझे लगता है वही दमखम के साथ वो रीजनल नेताओं में, खासकर इंडी गठबंधन में, उनका चेहरा ज्यादा बड़ा रहेगा। बेशक। लेकिन यदि योगी जी 6+ पे चले जाते हैं तो 2024 में जो एक नैरेटिव तैयार हुआ, उस नैरेटिव को वो खंडित कर देंगे और पीडीए के एजेंडे को भी वो कहीं ना कहीं काउंटर कर देंगे। और हिंदुत्व का एजेंडा एक बार फिर से सिर चढ़ के बोलेगा उत्तर प्रदेश में। हम महाराष्ट्र पे आते हैं। महाराष्ट्र पे आएंगे, एक रिएक्शन हो जाए आलोक वत्स जी। आलोक जी, क्या आकलन आपका, खास करके यूपी में भी अगर हम देखें 9 की सीटें विधानसभा सीटें रहीं जिस पर उपचुनाव आज हुआ, लेकिन बवाल बहुत हुआ। जितना महाराष्ट्र में, झारखंड में तस्वीर नहीं आई, उससे ज्यादा बवाल वाली तस्वीरें यूपी से आई आज। देखिए आयुष जी, यूपी में जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें पहले जो आंकड़े थे 5 और 4 के थे, तो मुझे लगता है कि संभवतः यही आंकड़े रह जाएंगे, या हो सकता है एक दो सीट का फेरबदल हो जाए, उससे ज़्यादा। लेकिन ये जरूर है कि योगी जी की प्रतिष्ठा एट स्टेक है। ठीक कहा है वरिष्ठ पत्रकार जी ने कि अगर वो 6 पार कर जाते हैं या 7 पर चले जाते हैं तो उनका ग्राफ बहुत ऊपर हो जाएगा और फिर 2027 के लिए एक अलग ही तो 5 तो ऑलरेडी भाजपा की ही, तो इसमें या एनडीए की है ही ना, तो 5 मैंने कहा ना 5 और 4 की थी। लेकिन अगर ये 6 और 7 पर चले जाते हैं, जिसकी संभावना थोड़ी मुझे छिन्न लगती है, क्योंकि बहुत से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पीडीए बहुत मजबूती से जातिगत मामलों में खड़ी है। और बिल्कुल, जो मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर एक टफ चैलेंज बीजेपी के लिए।